पिछली वीडियो में हमारे सामने ये बात थी कि हमें चौधरी एंड सन्स के केटरिंग के कारोबार के लिए हर 3 सालों में एक ट्रक खरीदना था, क्योंकि एक ट्रक हम कहते हैं कि हमारे पास इतना अरसा ही चलेगा। पहले हम ट्रक का खर्चा उस साल में लिख रहे थे जिस साल में हमने वो ट्रक खरीदा था, यानी हर 2 सालों में 1 साल के बाद 6 लाख रुपए का ट्रक का खर्चा। लेकिन हमने देखा कि ऐसा करने से हमारा अमली मुनाफा या ऑपरेटिंग प्रॉफिट सारा उलट पुलट हो रहा है और कारोबार की बुनियादी लेन देन को सही से नहीं दिखा रहा। हमने हर साल ही 5 लाख रुपए का मुनाफा किया, लेकिन जिस साल में हम ट्रक खरीदते हैं उसमें ऐसा लगता है जैसे हमने नुकसान किया है। पिछली वीडियो में हमने सोचा था कि क्यों ना हम ट्रक की सरमायाबंदी या कैपिटलाइजेशन कर दें और फिर उसका खर्चा हर उस साल में फरसूदगी या डेप्रिसिएशन के जरिए लिखें जिसमें ट्रक इस्तेमाल हुआ हो। अब हम ट्रक की सरमायाबंदी कैसे करेंगे? इस सवाल का जवाब ये है कि हम ट्रक की कीमत को बजाय खर्चा कहने के ये कहेंगे कि हम सरमाया खर्च करके एक असासा या एसेट खरीद रहे हैं, जिसका इस्तेमाल हम सिर्फ उसी साल नहीं करेंगे जिस साल में हमने ट्रक खरीदा, बल्कि उसके बाद के सालों में भी ये इस्तेमाल होगा। तो अब हम यहाँ बैलेंस शीट बना लेते हैं। पहले साल के शुरू में ये हमारी बैलेंस शीट है। ट्रक की सरमायाबंदी या कैपिटलाइजेशन का मतलब ये है कि हम 6 लाख रुपए का खर्चा करके ट्रक खरीदेंगे। तो हम कहते हैं कि शुरू में हमारे पास 6 लाख रुपए कैश है। हमने ये कैश इस्तेमाल करके ट्रक खरीद लिया। तो अब हमारी बैलेंस शीट में सिर्फ एक असासा या एसेट है, यानी ट्रक। अभी के लिए कह लेते हैं हमारा फिलहाल सिर्फ एक ही असासा है, ये ट्रक, जिसकी मालियत या वैल्यू 6 लाख है और हमारी कोई लायबिलिटी यानी कर्जा नहीं है। तो हम यहां सिफर लिख देंगे। इसका मतलब हमारे कुल असासे यानी एसेट्स और लायबिलिटीज का फर्क, जिसे हम अंग्रेजी में इक्विटी कहते हैं, वो 6 लाख है। हमारी कंपनी चौधरी एंड सन्स की किताब में कुल मालियत या वैल्यू 6 लाख रुपए है। अब हम आ जाते हैं इस ट्रक की तरफ। हमारा ख्याल है कि ये ट्रक 3 साल चलेगा, जिसके बाद ये हमारे किसी काम का नहीं रहेगा। तो हम चौधरी साहब को कहते हैं, क्यों ना हम इस 6 लाख के सारे खर्चे को एक ही साल में लिखने के बजाय उन तीनों सालों में लिखें जिनमें हम इस ट्रक को इस्तेमाल करेंगे। यानी हम क्यों ना ये कहें कि ये ट्रक हमें एक ही साल में 6 लाख रुपए का नहीं, बल्कि 3 सालों में हर साल 2 लाख रुपए का पड़ेगा। या हम ये कहें कि हम ट्रक की वैल्यू को हर साल फरसूदा यानी डेप्रिशिएट करेंगे और फरसूदगी या डेप्रिसिएशन एक खर्चा होता है, तो हम सिर्फ इसी खर्चे को इनकम स्टेटमेंट में लिख लेंगे। एक बार किसी खातून से उनकी दोस्त ने पूछा कि आप जितना खुश अपनी शादी की सालगिरह पर होती हैं, उतना खुश तो मैं आपको और किसी मौके पर नहीं देखती। आखिर इसकी वजह क्या है? खातून ने एक जरा आह भरकर कहा, मेरी खुशी ये सोचकर कहीं फूले नहीं समाती कि मुझे सोनू के पप्पा के साथ अब मजीद 1 साल कम गुजारना है। बस ऐसा ही कुछ चक्कर इस ट्रक का भी है, क्योंकि हमें ये पता है कि ये सिर्फ 3 साल चलेगा। इससे मिलने वाला फायदा हर साल के आखिर में 1 साल से कम हो जाता है। एक तरह से हर साल इसका 1/3 या 1/3 हिस्सा हमारे लिए फरसूदा हो जाता है और इस फरसूदगी को हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। डेप्रिसिएशन हमारे लिए इनकम स्टेटमेंट में एक खर्चा होता है। हम इसको ट्रक डेप्रिसिएशन कहेंगे। जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले कहा, इस तरीके का फायदा यह है कि एक तरह से हम ट्रक के खर्चे को एक साल में लिखने के बजाय हर उस साल में बांट रहे हैं जिस जिस साल हम उसे इस्तेमाल करेंगे। पहले साल में हम ट्रक को 2 लाख से डेप्रिशिएट करेंगे। हम कहेंगे कि हमें इससे जो फायदा चाहिए उसका 1/3 यानी 1/3 फायदा हमें मिल चुका। तो अब ये उतनी ही वैल्यू से साल के आखिर में शुरू की कीमत से फरसूदा या कम हो गया। इसी तरह दूसरे
और तीसरे साल में भी हम ट्रक को 2 लाख रुपए से डेप्रिशिएट करेंगे। बुनियादी तौर पर हमने ट्रक की कीमत को तीनों सालों में बांट दिया है, क्योंकि ट्रक तीनों साल इस्तेमाल होगा। और अब चौधरी साहब के दोस्त बट साहब के हर एतराज का हमारे पास जवाब मौजूद है। हमने अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट को अब मुस्तहकम यानी कंसिस्टेंट कर दिया है, और ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि हमने 10 सालों में कंसिस्टेंट मुनाफा कमाया है। पहले साल की 10 लाख की आमदनी में से हम 5 लाख का खर्चा निकाल दें और 2 लाख का डेप्रिसिएशन का खर्चा निकाल दें, तो हमारा मुनाफा हो जाएगा 3 लाख रुपए। इसी तरह दूसरे और तीसरे साल में भी हमारा मुनाफा 3-3 लाख रुपए हो जाएगा। और देखते जाएं तो चौथे, पांचवें और हर साल में हमारा मुनाफा 3 लाख रुपए हो जाएगा। हर साल 10 लाख रुपए आमदनी, 5 लाख रुपए के कारोबारी खर्चे और 2 लाख रुपए का डेप्रिसिएशन का खर्चा, यानी हर साल 3 लाख रुपए का फाइनल मुनाफा। एक बात सोचना रह गई है, डेप्रिसिएशन का हमारी बैलेंस शीट पर क्या फर्क पड़ता है। पहले साल के शुरू में हमारे पास एक ट्रक था जिसकी वैल्यू 6 लाख रुपए थी। अब भाग कर आ जाते हैं पहले साल के आखिर या दूसरे साल के शुरू में। अब होगा ये कि क्योंकि हम ट्रक को डेप्रिशिएट कर रहे हैं, बैलेंस शीट में हमारे ट्रक की वैल्यू इस डेप्रिसिएशन की वैल्यू जितनी कम हो जाएगी। हमने डेप्रिसिएशन का खर्चा बैलेंस शीट से निकालकर इनकम स्टेटमेंट में डाल दिया है, और इसीलिए बैलेंस शीट में ट्रक की वैल्यू 2 लाख से कम हो जाएगी, और ये वैल्यू जो कि 6 लाख थी अब कम होकर 4 लाख हो जाएगी। और फिर दूसरे साल के आखिर में जब हम ट्रक को एक और साल इस्तेमाल कर चुके होंगे, बैलेंस शीट में ये वैल्यू और 2 लाख से कम होकर अब सिर्फ 2 लाख रुपए रह जाएगी, और तीसरे साल के आखिर में ये सिफर हो जाएगी। चौधरी साहब को मैं और आप अच्छी तरह से जानते हैं। इस ट्रक की वैल्यू सिफर होते ही वो फौरन दूसरा ट्रक ले आएंगे और बैलेंस शीट में एक बार फिर ट्रक की वैल्यू 6 लाख रुपए पर आ जाएगी, और आने वाले सालों में एक बार फिर ये वैल्यू हर साल 2 लाख रुपए के हिसाब से कम होती जाएगी। मजे की बात यह है कि इस तरह हमारा हर साल का हिसाब एक जैसा हो जाता है, यानी उसमें इस्तेहकाम आ जाता है, जिसे अंग्रेजी में हम कंसिस्टेंसी कहते हैं। ये हमारे खर्चों में कंसिस्टेंसी ले आता है, और हमारी इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट में भी हमारे कारोबार का बुनियादी लेन देन ज्यादा कंसिस्टेंसी के साथ दिखने लगता है।